हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 10th का पहला चैप्टर ग्रेविटेशन। हिंदी में बोले तो गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए सबसे पहले हम लोग आ जाएंगे, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वही हम लोग कवर करेंगे, जिसको हमको याद करके रखना है। ज़्यादा अ, जो हमारे पास बेसिक्स है उन सब चीज़ों को लेकर के हम लोग आगे धीरे धीरे इस चैप्टर में बढ़ेंगे और अच्छी तरह से इस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग को जान लेना चाहिए कि अभिकेंद्री बल क्या होता है। अभिकेंद्री बल मतलब वह बल जो केंद्र की ओर लगता है। मतलब अगर यदि कोई पिंड, अगर हम लोग ऐसा समझ ले कि कोई पिंड है जो अगर वृत्ताकार गति कर रहा है, तो हमेशा वो क्या करता है, वो जो बल प्रयुक्त होता है ना, वो उसकी केंद्र की ओर होता है। जैसे आप एक धागा ले लो, धागे में एक पत्थर बांध लो और उस पत्थर को इस तरह से गोल गोल घुमाओ, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई देगा। उसको अगर आप गोल गोल घुमाओगे तो आप देखोगे कि जो आपने धागा टाइट किया है, टाइट होल्ड करके पकड़ा हुआ है, अगर उसको आप वहां पे महसूस करोगे कि आपको वहां पे बल क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। वहां पे आपको ज्यादा क्या लग रहा है, वहां पे ही बल लगता है। तो आप उससे आप एक एग्जांपल से देख सकते हो। तो हम लोग ऐसा बोलते हैं कि जो वह बल जो केंद्र की ओर लगता है, मतलब अगर कोई पिंड वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है, तो वो क्या करता है, वो वृत्त के केंद्र की ओर क्या करता है, बल प्रयुक्त करता है। और इस बल को क्या कहा जाता है, अभिकेंद्री बल। और अगर इसको इंग्लिश में आप देखोगे तो इसको बोला जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अ फोर्स एक्ट्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ सर्कल एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, मतलब ये हुआ कि हम लोग सिंपल लैंग्वेज में ऐसा समझ सकते हैं कि केंद्र की ओर, हम लोग बोलते हैं ना केंद्र मतलब सेंटर की ओर, जो जो फोर्स एक्ट करेगा, जो बल लगेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे इस पे। तो दूसरा टॉपिक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है केपलर्स के लॉ। केपलर का नियम जिसको हम लोग बोलते हैं, ये एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है, महाराष्ट्र बोर्ड के एग्जाम्स में तो आया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको डायग्राम में देख सकते हो। केपलर ने एक्चुअली 3 लॉ दिया था, जिसमें तीनों लॉज का अप्लाई आगे चल करके न्यूटन के यूनिवर्सल लॉ में, वैश्विक नियम में, गुरुत्वाकर्षण के वैश्विक नियम में उसका उपयोग होता है, तीसरे नियम का। तो जो केपलर का नियम था वो ग्रहों से रिलेटेड था। ठीक है, तो पहला नियम जो था वो ये था कि केपलर का पहला नियम यह था कि ग्रह की जो कक्षा होती है, मतलब जो ग्रह होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक कक्षा में, जिस कक्षा में घूमते हैं वो कक्षा दीर्घ वृत्ताकार होती है। दीर्घ वृत्ताकार हम बोले तो हम लोग बोल सकते हैं कि इलिप्स, अंडाकार, जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर हिंदी में आप समझोगे, ऐसे समझना चाहोगे तो अंडाकार बोल सकते हैं। और ऐसा बोलते हैं, दीर्घ वृत्त का ये भी मतलब होता है कि ये दीर्घ वृत्त ऐसा होता है जिसके पास दो केंद्र होता है, जिसके पास दो केंद्र होता है। और उसके एक केंद्र पर कौन स्थित होता है, उसके एक नाभिक पर कौन स्थित होता है, सूर्य स्थित होता है। मतलब पहला नियम ये था कि ग्रह की कक्षा दीर्घ वृत्ताकार होती है और उसकी एक नाभिक पर क्या स्थित होता है, सूर्य स्थित होता है। अगर आप लोग सिंपली समझ लो कि जो इलिप्टिकल शेप बनेगा, जो इलिप्स के शेप का जो वृत्त बनेगा, उसके पास कितने नाभि होते हैं, कितने केंद्र होते हैं, जिसको हम लोग हिंदी इंग्लिश में बोल सकते हैं सेंटर। तो उसके पास कितने सेंटर होते हैं, 2 सेंटर होते हैं, जिसके एक सेंटर पे कौन रहता है, सन होता है। जिसके एक सेंटर पे कौन रहता है, सन होता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे डायग्राम में आपको दिखाई देगा, ये जो आपका इलिप्स है, ये आपका जो इलिप्स मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पे आपको दिखाई देगा डायग्राम में। ठीक है, तो ये डायग्राम में आप इलिप्स देख सकते हो। यहाँ पे क्या है, एक येलो कलर में आपको सन दिखाई देगा। अगर आप इलिप्स को देखोगे तो यहाँ इसके दो आपको सेंटर मिलेंगे, क्योंकि अगर आप एक ही सेंटर रखोगे तो पूरा सर्कुलर बनेगा। तो इसके लिए हम लोग दो सेंटर होता है, जो आपका दीर्घवृत्ताकार या इलिप्स बोलते हैं, उसके पास 2 सेंटर होता है। तो ऐसा बोला जाता है कि जो ग्रह की कक्षा होती है वो दीर्घवृत्ताकार होती है और उसकी एक नाभिक पर कौन स्थित होता है, सूर्य स्थित होता है। और आप इसको इंग्लिश में इस तरह से स्टेटमेंट को बोल सकते हो, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लेनेट इज एन इलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई, जिसको हम लोग बोलते हैं फोकाई। 2 फोकाई होती है किसके पास, इलिप्स के पास। और सेकंड जो इसका था लॉ था, केपलर का सेकंड लॉ था, वो ऐसा था कि ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखाखंड, इसको हम लोग बोलते हैं, या रेखा बोल सकते हो, ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखाखंड समान समयावधि में समान क्षेत्रफल व्याप्त करती है।
अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो आप सन से लेकर के जो ये आपका ब्लू मार्क में दिखाई दे रहा है, ये जो आपका ब्लू मार्क है, ब्लू मार्क में जो भी एरिया दिखाई दे रही है, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, आप एक ये जो रेखा खंड है, ये जो लाइन है, जो लाइन क्या कर रही है, सन और इस जो आपका प्लेनेट है, प्लेनेट को जो जोड़ रही है, जो इसको हम लोग ग्रह बोलते हैं, ग्रह को जो जोड़ रही है, आप देखेंगे तो समान समय में, समान समयावधि में समान क्षेत्रफल व्याप्त करती है, मतलब तय करती है। ये जो एरिया है, यहाँ पे जो ब्लू कलर का एरिया है, तीनों ब्लू कलर के जो एरिया हो क्या है, सेम ही आएंगे। तो दूसरा लॉ ये था कि ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाला रेखाखंड समान समयावधि में समान दूरी तय करता है। और इसको अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहोगे तो ऐसा बोल सकते हो कि द लाइन ज्वाइनिंग द प्लेनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब जो सन है, सन और प्लेनेट को जो लाइन ज्वाइन करेगी, वो लाइन सेम इक्वल टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया क्या करती है, ट्रेवल करती है, कवर करती है। स्वीप से मतलब क्या होता है, कवर करना। ठीक है, तीसरा है आपके पास केपलर का थर्ड लॉ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे चल करके। ये न्यूटन का जो यूनिवर्सल लॉ था उसमें ये यूज भी होगा, और हम लोग इसको डेरिवेशन में भी यूज करेंगे। तीसरा जो लॉ था, तीसरा जो नियम है केपलर का, वो इस तरह से है कि सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रह के आवर्त काल का वर्ग। अब देखो यहाँ पे एक चीज आ गई है, आवर्त काल, जिसको हम लोग बोलते हैं पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। अगर कोई पिंड है जो क्या कर रहा है, जो सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा है, अगर वो अपना खुद का एक चक्कर कंप्लीट करके आ जाएगा तो उसको बोला जाता है आवर्तकाल। मतलब अगर कोई पिंड वृत्ताकार कक्षा में गति परिभ्रमण कर रहा है और अपना खुद का वो एक चक्कर लगा ले, या कोई भी पिंड अगर खुद का एक चक्कर लगा ले तो उसको वो चक्कर लगाने में जो समय लगता है उस समय को बोला जाता है आवर्तकाल। ठीक है, अगर कोई पिंड अपना खुद का चक्कर लगाने में जितना समय उसको लगता है उसको क्या बोला जाता है, आवर्तकाल। जैसे जो हमारे पास पृथ्वी है, जो हमारा अर्थ है, अर्थ अपना खुद का एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा ना, तो उसको बोला जाता है पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। मतलब कंप्लीट करने में जो टाइम लेगा उस टाइम को क्या बोला जाता है, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, जिसको हम लोग कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से बोला जाता है कि सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रह के आवर्तकाल का वर्ग, जिसको हम लोग कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, मतलब टी का स्क्वायर ग्रह और सूर्य के बीच की औसत दूरी के घन के समानुपाती होता है। अगर मैं मान लूं यहाँ पे जो इनके बीच की दूरी है, अब देखो यहाँ पे ये जो दूरी है, ये जो यहाँ पे डिस्टेंस है, यहाँ से आप ये वाला डिस्टेंस देखोगे तो ये अलग है, यहाँ से डिस्टेंस देखोगे तो ये अलग है। अब ये जो आपका बाहर से जो इलिप्स का जो आपको सर्कमफेरेंस दिखाई दे रहा है, जो परिधि दिखाई दे रही है, इस परिधि पे कौन परिभ्रमण करेगा, आपका ग्रह घूमेगा। ठीक है, तो इस परिधि पे अगर ग्रह घूमेगा तो आप देखो जब ये यहाँ से दूर जाएगा तो यहाँ पे जो यहाँ सन और ये जो प्लेनेट है इसके बीच में जो दूरी है वो क्या हो रही है, बढ़ रही, चेंजेबल है। मतलब हर बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, औसत दूरी बोला जाता है। अगर मैं इसको पूरे को आर मान लूं, ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं कि उसके औसत दूरी के घन के क्या होती है, समानुपाती होती है। मतलब कि सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रह के आवर्तकाल का वर्ग ग्रह और सूर्य के औसत दूरी के घन के क्या होती है, समानुपाती होती है। ठीक है, अगर आप इसको इंग्लिश में बोलना चाहेंगे तो इस तरह से बोल सकते हैं कि द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड द सन is directly proportional to cube of mean distance of a planet from the sun। अभी ये क्या होता है, अगर आप इसको एग्जैक्टली आप समझोगे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शन मतलब जैसे एक यूनिट अगर बढ़ेगा तो दूसरा यूनिट अपने आप बढ़ेगा। मतलब अगर मैं टाइम ज्यादा ले रहा हूँ, इसका मतलब मेरा डिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया। तो अगर मेरा एक यूनिट बढ़ गया तो दूसरा यूनिट भी क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब दोनों पैरेलली बढ़ेंगे। अगर सपोज सपोज कोई चीज है जिसके जैसा हम लोग बोल रहे कि अगर मैं फोर्स बढ़ाया और अगर मैं फोर्स बढ़ा रहा हूँ तो जो हमारे पास मासेस होगा ऑब्जेक्ट का वो भी बढ़ेगा। मतलब दोनों चीज अगर इक्वली बढ़ेगी, तो अगर एक बढ़ेगी तो दूसरी अपने आप बढ़ेगी, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शन। और एक आता है यूनिवर्सली प्रोपोर्शन। तो अगर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो वो कैसा होता है, एक चीज बढ़ेगा तो दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे मान लो
कि मैंने फोर्स बढ़ाया तो डिस्टेंस उनके बीच में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो आपको समझ में आना चाहिए केपलर का जो थर्ड नियम है, जो तीसरा नियम है, वो इस तरह से है कि सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रह के आवर्तकाल का वर्ग। देखो, जो सन है वो एक ही जगह पे सिचुएटेड है, एक ही जगह पे बैठा हुआ है, एक ही जगह पे है। उसके अराउंड, उसकी चारों ओर कौन घूमता है, आपका ग्रह घूमता है। ठीक है, तो ये जो परिक्रमा कर रहा है, मतलब अगर जो जो परिक्रमा कर रहा है उसको, सूर्य की एक परिक्रमा करने में जो समय लगेगा उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्तकाल। ठीक है, तो ऐसा बोला जाता है सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रह के आवर्तकाल का वर्ग ग्रह की सूर्य से औसत दूरी के घन के, अगर मैं दूरी को r मान लूं तो t का स्क्वायर क्या आएगा, t का स्क्वायर समानुपाती क्या आएगा, r का क्यूब। ठीक है, आप इसको इंग्लिश में इस तरह से बोल सकते हैं कि द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मेन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन। इसको हम लोग डिनोट करते हैं r इक्वल टू, मैंने क्या ले लिया, मेन डिस्टेंस, जिसको हम लोग औसत अंतर बोलते हैं। ठीक है, मेरा पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, तो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन आप लोग नोट कर लेना कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है तो उसको पूरा एक चक्कर लगाने में जो समय लगेगा उसको क्या बोला जाता है, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो मुझे क्या करना है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटाना है। अगर मुझे डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटाना है तो मुझे यहाँ पे एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा, जिस कांस्टेंट को मैं क्या बोलता हूँ, के। ठीक, तो मैं इस कांस्टेंट को नाम दे दिया के, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, के इंटू आर क्यूब। अब मुझे के का वैल्यू चाहिए तो मैं आर को यहाँ पे भेज दूंगा इस तरफ, तो यहाँ पे इंटू में है, यहाँ पे आएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो के इज इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब वेयर के इज ए कांस्टेंट। तो के को हम लोग क्या बोलते हैं, एक कांस्टेंट कंसीडर कर लिया है। तो ये है केपलर का थर्ड लॉ। तो शुरू से हम लोग स्टार्टिंग से देखेंगे कि फर्स्ट लॉ क्या था केपलर का फर्स्ट लॉ ये था कि जो प्लेनेट की जो कक्षा होती है वो दीर्घवृत्ताकार होती है। ठीक है, और दीर्घवृत्ताकार के पास दो नाभिक होते हैं, जिसके एक नाभिक पर कौन बैठता है, सूर्य बैठता है। और ऐसा बोला था कि सेकंड जो लॉ था, सेकंड लॉ इस तरह से है कि ग्रह से सूर्य को जोड़ने वाला रेखाखंड समान समयावधि में समान दूरी तय करता है। और तीसरा नियम आपका इस तरह से है कि सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रह के आवर्तकाल का वर्ग ग्रह की सूर्य से औसत दूरी के घन के समानुपाती होती है। मतलब टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, आपका आर क्यूब। अब देखो सेकंड सेकंड जो हमारे पास एक है, उसके बाद ये जो केपलर का नियम था वो ग्रहों से रिलेटेड था। उसके बाद इन्हीं सारे नियमों को देख करके न्यूटन ने अपना वैश्विक नियम दिया, जिसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण का वैश्विक नियम बोलते हैं। बहुत सारी चीजों पे एप्लीकेबल है। ठीक है, दुनिया में बहुत सारी चीजें जो चल रही हैं वो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल का पालन, गुरुत्वाकर्षण के नियम का पालन करती है। जैसे आप अर्थ देख लो, अर्थ क्या करता है, अर्थ के चारों ओर कौन घूमता है, चंद्रमा। और अर्थ किसके चारों ओर घूमता है, सूर्य के। ठीक है, तो ये भी, इनके बीच में भी जो बल है वो कौन सा बल लगा रहता है, गुरुत्वाकर्षण बल। इंसान पृथ्वी के ऊपर खड़ा है और चल पाता है किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण बल से हमको क्या करती है, अपनी ओर आकर्षित करके रखती है। तो न्यूटन का वैश्विक गुरुत्वाकर्षण का नियम इस तरह से था कि ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं भी दो पिंडों के बीच परस्पर आकर्षण बल पाया जाता है। मतलब कि पूरे दुनिया के किसी भी कोने में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही होता है। कि ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं भी दो पिंडों के बीच, ब्रह्मांड मतलब कहीं पे भी, पूरे ब्रह्मांड की बात हम लोग कर सकते हैं कि ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं भी दो पिंडों के बीच परस्पर आकर्षण बल पाया जाता है। वह बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। कैसा बोलते हैं कि वह बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के प्रतिलोमानुपाती होता है। देखो, मैंने कैसा बोला कि ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं भी दो पिंडों के बीच परस्पर आकर्षण बल पाया जाता है। मतलब
कि अगर आप समझ लो, आप बैठे हो, आपके बाजू में कोई एक और बैठा है, तो उन दोनों के, आपके और उसके बीच में क्या होगा, एक आकर्षण बल होता है। लेकिन ये जो आपके और उसके बीच में जो आकर्षण बल है वो निग्लिजिबल है, वो ना के बराबर है, ठीक है। लेकिन आप देखो, हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है कि न्यूटन पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, उसके सर के ऊपर एक सेब गिरा। तो देखो, अब पृथ्वी जो है वो पृथ्वी का जो भार है ना वो बहुत ज्यादा है, और सेब का जो भार है वो पृथ्वी के मुकाबले बहुत कम है, ठीक है। तो पृथ्वी का भार इतना ज्यादा है, इसके लिए सेब क्या हुआ, पृथ्वी के ऊपर गिरा। अगर पृथ्वी का भार कम होता और सेब का भार पृथ्वी के जितना होता और पृथ्वी का भार सेब के जितना होता, तो पृथ्वी कहाँ पे जाती, सेब के पास जाती, ना कि सेब पृथ्वी के पास आता। तो ये क्या हो गया। और अगर आप समझना चाहोगे तो किसी भी दो पिंड के बीच में ये आकर्षण बल पाया जाता है, लेकिन ये इतना कम होता है कि हम लोग चीजों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से था कि ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं भी दो पिंडों के बीच परस्पर आकर्षण बल पाया जाता है। वह बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के प्रतिलोमानुपाती होता है। यहाँ पे दो चीज है। पहली चीज ये है कि वह बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। मतलब ये कि वो जो फोर्स लगेगा ना, अगर जो बल है वो बल है, बल मतलब क्या, कि जो उन चीजों को आकर्षित करेगा अपनी ओर, मतलब किसी दो पिंड के बीच में जो बल लगेगा, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है, उनके उनके मासेस पे, उनके भार के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है, उनके भार के ऊपर। जैसे मैं मान लिया कि दो पिंड है जिनका भार है m1 और m2। अब इन दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। मतलब कि अगर मैं दोनों पिंडों का द्रव्यमान बढ़ाता जाऊंगा तो उनके बीच में जो आकर्षण करने का जो आकर्षण बल है वो भी क्या होता जाएगा, आपका बढ़ता जाएगा। तो पहला पहला लाइन इस नियम में इस तरह से है कि ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं भी दो पिंडों के बीच में परस्पर आकर्षण बल पाया जाता है। और दूसरी लाइन इस तरह से है कि वह बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। मतलब जो भी उन दोनों पिंडों का द्रव्यमान होगा, उन द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होगा, समानुपाती होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पिंडों का द्रव्यमान बढ़ाया जाएगा, समानुपात का मतलब ये हुआ कि अगर पिंडों का द्रव्यमान बढ़ा दोगे तो उनके बीच में आकर्षण बल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और दूसरा पॉइंट ये है इसमें, तीसरा पॉइंट, कि तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के प्रतिलोमानुपाती होता है। मान लो कि दो पिंड है जो पास पास में, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अगर उन्हीं पिंडों को मैं दूर दूर रख दिया तो उनके बीच में जो आकर्षण बल होगा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वो किस तरह से कम होता है, प्रतिलोमानुपाती। मतलब होता है कि आपका जो अनुपात होगा, अगर बल बढ़ेगा मतलब दूरी क्या होगी, कम होगी, और बल कम होगा मतलब दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि बल वही फोर्स किसके प्रतिलोमानुपाती होगा, 1/r² के। तो पूरा नियम इस तरह से बोला जा सकता है कि ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं भी दो पिंडों के बीच परस्पर आकर्षण बल पाया जाता है। वह बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के प्रतिलोमानुपाती होता है। अगर आप इसी चीज को इंग्लिश में बोलना चाहेंगे तो इस तरह से बोल सकते हैं कि एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स अट्रैक्ट्स ईच अदर, ठीक है, ऑब्जेक्ट विद अ डेफिनेट फोर्स। This force is directly proportional to product of the masses of two objects and is inversely proportional to square of distance between them। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग, आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं। आप कंसीडर कर लो कि ये पहला पहला जो ऑब्जेक्ट है जिसका जो मास है वो कितना है, m1 है, ठीक है। और दूसरे ऑब्जेक्ट का जो मास है वो क्या है, m2 है। और इनके बीच की जो दूरी है वो कितना है, r। तो पहला स्टेटमेंट ये था कि वह बल और इनको, ये जो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा उस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, F, ठीक है। तो हम लोगों ने पहली लाइन ये सीखा था कि वह बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। मतलब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मतलब जो फोर्स होगा वो इसके, ये जो m1 है,
देखो इसका मास कितना, इसका भार कितना लिया हुआ है m1, इसका मास m1 है, इसका मास इसका मास कितना है m2 है। तो इसका जो फोर्स होगा वो क्या होगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। m1 इंटू m2 के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगा। और दूसरा पॉइंट ये पड़ा था कि तथा वही बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के प्रतिलोमानुपाती होता है। प्रतिलोमानुपात अगर कभी भी दिखाना है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल कभी भी दिखाना है तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल अगर हम लोग लिखते हैं तो 1/, में लिखा जाता है। प्रोपोर्शन का साइन यही रहेगा, लेकिन इस तरफ का जो चीज रहेगा वो किसमें हो जाएगा, 1/, में आ जाएगा। तो अगर इसको मैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 को इक्वेशन नंबर 1 दे दूं और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर को इक्वेशन नंबर 2 दे दूं, तो अगर दोनों को उठा करके मैं ऐसा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 लिख सकता हूँ। m1 इंटू m2 अपॉन क्या लिख सकता हूँ, r स्क्वायर। और मुझे डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटाना है, इक्वल टू लगाना है, तो मुझे क्या लाना पड़ेगा, एक स्थिरांक लाना पड़ेगा। और इस स्थिरांक को क्या हम लोग बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। इस स्थिरांक को यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे इनवर्सली जो प्रोपोर्शन का साइन है वो हटाते हैं या चिन्ह हटाते हैं, समानुपात का चिन्ह हटाते हैं, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लाया जाता है जिसको हम लोग कैपिटल जी के नाम से जानते हैं। और इसको बोला जाता है वैश्विक गुरुत्वीय स्थिरांक या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और जी का एक वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो आपको समझ में आया रहेगा ये सारी चीजें। मैं एक बार और ये जो आपका न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम है उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं भी दो पिंडों के बीच परस्पर आकर्षण बल पाया जाता है। ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं भी दो पिंडों के बीच परस्पर आकर्षण बल पाया जाता है। वह बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। मतलब जो उनका जो द्रव्यमान होगा, समझ लो द्रव्यमान को हम लोग बोलते हैं मास। ठीक है, मास और भार, सॉरी मास बोला जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग भार बोलते हैं। भार और द्रव्यमान में अंतर बेटा, एक बात को ध्यान में आप लोग बिठा करके रखना कि जो हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं वो भार है, द्रव्यमान नहीं बोल रहे हैं। देखो भार वह चीज होती है जिस जिस मतलब किसी पिंड को पृथ्वी अपनी ओर जिस बल से आकर्षित करती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं, उस पिंड का भार बोलते हैं। ठीक है, और द्रव्यमान होता है पिंड के अंदर समाविष्ट द्रव्यों की संख्या। तो जिस बल से पृथ्वी किसी पिंड को अपनी ओर आकर्षित करेगी उसको क्या बोला जाता है, भार। अगर आप देखोगे किसी पिंड का भार बदल सकता है लेकिन द्रव्यमान नहीं बदल सकता। अगर आप यहाँ से चंद्रमा पे चले जाओ, ठीक है, अगर आप यहाँ से चंद्रमा पे चले जाते हो तो ऐसा तो नहीं है कि आप जाके वहां पे पतले हो जाओगे। तो आपके शरीर में जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान तो समान रहेगा, जो समाविष्ट द्रव्यों की संख्या है वो तो समान रहेगी। लेकिन आपने सुना होगा कि आप अगर चंद्रमा पे जाते हो तो वहां पे आपका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जो कि 1/6 गुना होता है। अगर आप यहाँ पे 36 किलो के हो तो अगर आप चंद्रमा पे चले जाओगे तो आप कितने किलो के जाओगे, 6 किलो के हो जाओगे। ठीक है, तो जाना मत। सुनो, तो ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं भी दो पिंडों के बीच परस्पर आकर्षण बल पाया जाता है। यह बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के मतलब m1 इंटू m2, जिसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं भार। ठीक है, इन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के, उनके बीच की दूरी को हम लोगों ने यहाँ पे क्या माना हुआ है, r। उसकी दूरी के क्या होता है, वर्ग के प्रतिलोमानुपाती होता है। तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। ठीक है, तो अगर साइमल्टेनियसली एक साथ मुझे इन चीजों को लिखना है तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। और मैं जब प्रोपोर्शन का साइन हटाऊंगा तो F इज इक्वल टू g m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। और g स्टैंड्स फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं वैश्विक गुरुत्वीय स्थिरांक। ठीक है, जिसका मान होता है 6.67 गुणे 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी इकाई और इसका वैल्यू याद रखना है, हमें आगे चल के हमें बहुत काम आने वाला है। और इस वीडियो को जो भी लोग देख रहे हैं शायद आपको पसंद आएगा, और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करिए और मुझसे जुड़े रहिए।
आगे बहुत सारे वीडियोस आपके लिए इस तरह से आते रहेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।